बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नॉवल सितारा शाम, जिसकी राइटर हैं आमना रियाज। उसकी ये 26वीं एपिसोड है, नहीं 25वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस 25वीं एपिसोड को बगैर किसी देर के। फ़िज़ान उन दोनों के अंदाज़ पर खटके थे, लेकिन अपनी इस फीलिंग को कोई वाज़ेह नाम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए अपना वहम समझकर सर झटक दिया। और तकरीबन 20 मिनट के बाद जब बाहर निकले तो वो दोनों सर से सर जोड़े झूले पर बैठी थी। फ़िज़ान छोटे छोटे कदम उठाते उनकी तरफ बढ़े। मावा धीमी आवाज़ में इनिया से कह रही थी, मेरी बात मान लो। मामा आई तो हिम्मत करके उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना। बाज़ दफ़ा इंसान को बोल्ड होना पड़ता है। अगर मुझे ये डर ना होता कि मामा इनकार कर सकते हैं तो मैं मम्मी को इस मामले में इन्वॉल्व करती। वो खुद ही तुम्हारे पेरेंट्स से बात कर लेती, लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी दिक्कत मामा की पसंद जानना है। इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि तुम खुद बात करो। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, इनिया ने खदशा जाहिर किया, कम से कम तुम्हारी पसंदीदगी उन तक पहुंच जाएगी। अभी इनकार कर भी दिया तो मुझे यकीन है चंद रोज़ में उनके दिल में तुम्हारे लिए पसंदीदगी पैदा हो जाएगी। एक चीज़ सरसरी नज़र डालने पर हमें कुछ खास नहीं लगती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें वो अच्छी लगने लगती है। तुम इतनी प्रीटी हो, इतनी नाइस होकर मामा फ़िज़ान मामा तुम्हें पसंद ना पसंद कर ही नहीं सकते। मावा ने पुरवसूख लहजे में कहा, ये तो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तुम्हारी राय। क्या पता तुम्हारे मामा क्या सोचते हैं। अगर उन्होंने मुझे डांट दिया तो सुन लेना डांट, मावा ने इत्मीनान से कहा। आखिर शादी के बाद भी तो उनकी डांटें सुननी है ना तुमने, तो अभी से आदत डाल लो। मुझे डर लग रहा है मावा। अरे कुछ नहीं होगा यार, इतने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो, कोई भी 2-4 रोमांटिक डायलॉग्स बोल देना। क्या हो रहा है भाई, किसने बोलने हैं डायलॉग्स। फ़िज़ान उनके सर पर पहुंच चुके थे। इनिया उछलकर झूले से उतरी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, हथेलियाँ पसीने से भीग गई और दिल इस कदर बेहंगम अंदाज से धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं अंदर जाती हूँ, प्लीज़ आप दोनों बैठकर बातें करें, मावा ने कहा, लेकिन इससे कबल के कदम उठाती इनिया ने उसका हाथ दबोच लिया। तुम रुको ना मावा, कपकपाता हुआ इल्तिजाइया लहजा। मावा ने हाथ छुड़वाना चाहा, आंखों ही आंखों में कोहरा, मगर मजाल है जो इनिया ने गिरफ्त तलकी पड़ने दी, वो खुद भी आंखों ही आंखों में मावा की मिन्नतें कर रही थी। फ़िज़ान ने उलझ कर उन दोनों को देखा। 1 मिनट, फ़िज़ान ने उकता कर कहा, अब अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे नहीं बताएगा कि मामला क्या है तो मैं चला जाऊँगा। कोई इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, इनिया ने जल्दी से कहा। है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मावा थी। ओके फ़ाइन, मैं जा रहा हूँ, फ़िज़ान ने कहा और एक भी पल ज़ाया किए बिना पलटे। आप प्लीज़ मत जाइए, मैं बताना चाहती थी कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, इनिया ने बेसाख्ता कहा और साथ ही मावा का हाथ छोड़कर दोनों हाथ अपने लबों पर रख लिए, यूँ जैसे लफ्ज़ खुद ब खुद उसके लबों से अदा हो गए हों। फ़िज़ान के कदम ठटक गए, समाट ठटर गई, उनके इर्द गिर्द इतना सन्नाटा सा आ गया जैसे वो कायनात में तन्हा रह गए हों। फिर वो आहिस्तगी से पलटे। पहली नज़र इनिया के फक्त चेहरे पर गई, दूसरी मावा पर जो साकित खड़ी उन्हें देख रही थी। नज़रें मिलते ही वो आंखें चुराने लगी। उसके चेहरे पर भी घबराहट दिखाई दी गई थी, लेकिन इनिया वाला हाल नहीं था। तुमने जो कहा है वो दोबारा कहो, उन्होंने अपनी गज़ब होती आंखों को इनिया के चेहरे पर टिकाते हुए सर्द मोरी से कहा था। इनिया उसी तरह सर झुकाए घास को देखते रही, उसकी बोलने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कहा इनिया, जो तुमने कहा है वो दोबारा कहो। उनका लहजा बेहद सख्त था। मैं आपको पसंद करती हूँ और आपसे शादी, बस, फ़िज़ान ने कड़कते लहजे में कहा। और तुम अंदर आओ, उन्होंने उसी अंदाज़ो लहजे में मावा से कहा। मामा आप इनिया की पूरी बात तो सुन लें, ये आपको वाकई बहुत, तुमने एक भी लफ्ज़ और कहा तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर अंदर आओ। फ़िज़ान तेज़ तेज़ कदम उठाते नैक्सी की तरफ चले गए। इतने सख्त लहजे में उन्होंने कभी मावा से बात नहीं की थी। मावा के खून में जैसे खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने इनिया के कंधों को थपका और हौसला दिलाने वाले अंदाज में बोली, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मावा ये ठीक नहीं हुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो हुआ बिल्कुल ठीक था, बस अब तुम मुझे अंदर जाने दो और यहाँ बैठकर अपने वेडिंग ड्रेस का कलर सोचो, मैं अभी आ रही हूँ। फ़िज़ान मामा के मिजाज की संगीनी को कम करने के लिए वो अपने लहजे को मामूल के मुताबिक रखे हुए थी, वरना सच तो यही था कि उसका दिल भी कांप रहा था। तभी ज़ेर लब जलतू जलालतू का विर्द करती अनेक्सी की तरफ बढ़ गई। इनिया परेशानी से हथेलियाँ मसलने लगी। क्या कहा है तुमने इनिया से? मावा के अंदर दाखिल होते फ़िज़ान ने दांत किचकचा कर कहा। अपने गैस को कम करने के लिए वो मुस्तकिल कमरे में दाएं से बाएं बाएं से दाएं चक्कर लगा रहे थे। उसके अंदर दाखिल होते ही रुककर गज़बनाक नज़रों से उसे घूरने लगे। मैंने तुमको मना किया था कि जो उल्टी सोच तुम्हारे दिमाग में उसका जिक्र मैं किसी और से ना सुनूं, और तुम इतनी अक्लमंद हो कि समीना आपा से जिक्र करने के बजाय सीधे इनिया के जहन में बात डाल दी। आपको गलत फहमी हुई है मामा, मैंने इनिया से कुछ नहीं कहा। मावा ने जल्दी से अपनी सफाई पेश करना चाहिए, लेकिन फ़िज़ान ने बुरी तरह झिड़क दिया। हाँ, तुमने नहीं बताया, आसमान से फरिश्ते उतरे होंगे उसे बताने के लिए कि फ़िज़ान मेहंदी में दिलचस्पी ले। नहीं, उसके दिल ने बताया होगा कि फ़िज़ान मेहंदी में दिलचस्पी ले।
मावा ने अपने खाइफ होते एतमाद को बहाल करते हुए दो टोक अंदाज में कहा था। फिजान की आंखों में ताज्जुब व बेयकीनी का धुआं सा फैल गया। आपको पता नहीं मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। हालांकि सच ये है कि मैंने इनिया की आप में दिलचस्पी भांपने के बाद ही आपसे जिक्र किया था, और इसमें बुराई भी क्या मामा। इनिया बहुत अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है। वहाँ आप और हाँ आपसे उम्र में काफ़ी छोटी है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपसे मोहब्बत करते हैं, आई एम श्योर आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो भी आपको अच्छी लगेगी। मेरा मशवरा मान ले फिजा मामा। अक्लमंद लोग कहते हैं खुशकिस्मती सिर्फ एक बार दस्तक देती है। अगर खुशकिस्मती के लिए दरवाज़ा ना खोला जाए तो सारी ज़िंदगी इंसान को पछताना पड़ता है। इन्हीं आपकी खुशबख्ती है मामा, उसे मायूस ना लौटाइए, वरना सारी ज़िंदगी पछतावे आपको घेरे रहेंगे। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं इसका फ़ैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। फिजान ने भड़क कर कहा। और आप अपने लिए गलत फैसला करेंगे, मैं जानती हूँ, उसने दूबदू कहा था। शट अप मावा, फिजान ने तड़क कर कहा। तुम्हें हमारे बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है। हर इशू पर तुम्हारा बोलना, हर मामले में दखल देना ज़रूरी है। मुझे यकीन है तुमने ही इनिया के सामने कोई उल्टी सीधी बात की है कि वो इस तरह से सोचने लगी। आप मावा को कुछ ना कहिए। माँ इनिया की आवाज़ सुनाई थी। वो दोनों बैक वक्त चौंक कर उसे देखने लगे। पता नहीं वो किस वक्त अंदर आई थी और इस वक्त दरवाजे के फ्रेम में तस्वीर की तरह जुड़ी खड़ी थी। वो सच कह रही, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, बल्कि मैंने ही उसे बताया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, फिजान ने गुस्से से कहा। इसमें दिमाग ख़राब होने की क्या बात है? क्या मोहब्बत करना जुर्म है? पता नहीं इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि जो दिल में था ज़बान पर आता चला गया। मुझसे अफसानवी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने लातल्की से कहा। मोहब्बत अफसानवी चीज़ है, हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी, पहले आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। तुम्हारे पास तो खुद अपनी इस हमाकत का जवाब नहीं होगा, मुझसे क्या मांग रही हो? मोहब्बत हमाकत नहीं होती, उसने अटल लहजे में कहा। फिजा ने उसे बुरी तरह घूरा और तेज़ी से बाहर निकलना चाहा। इनिया उसी सरहद से उनके रास्ते में आयल हुई। मेरे एक सवाल का जवाब दिए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। इनिया, मुझे सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो, फिजा ने बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। क्या सचमुच आपके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? उसने जैसे उनकी बात सुनी ही नहीं थी। इनिया, फिजा ने दांत कचकचाए। क्या मैं आपको बुरी लगती हूँ, बदसूरत हूँ, अपाहज हूँ? क्या कमी है मुझ में? क्या आप मेरे लिए कोई जज्बा महसूस नहीं करते? क्या सचमुच आप मुझे नापसंद करते? अभी उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि फिजा ने इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। इनिया उनसे सख्त लहजे की तवक्को कर रही थी, लेकिन ऐसा रद्द-ए-अमल उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो अपनी झोंक में थी। इसी बेदर्दी से धकेले जाने पर दरवाजे के करीब रखे टेबल से टकरा गए। उसकी पेशानी मेज़ के किनारे से टकराई थी। मावा के लबों से भी चीख निकल गई थी। वो तेज़ी से इनिया की जानिब लपकी थी। ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, फिजा ने तनफुर से कहा और बिना उस पर दूसरी निगाह डाले बाहर निकल गए। इनिया की हथेली पर खून इकट्ठा हो गया था। उसने पेशानी पर हाथ रखे और तकलीफ से दौरे होते हुए मावा से शिकायती लहजे में कहा। किसी कदर बेदर्द है तुम्हारे मामू, और भल भल रोने लगी। उठो इनिया, आई एम सॉरी, उठो प्लीज़, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, मावा ने बेकरारी से कहा, लेकिन इनिया ने उसका हाथ झटक दिया। कोई ज़रूरत नहीं है, और रोती हुई बाहर भाग गई। मावा ने उसे आवाज़ दी, लेकिन जानती थी उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा ना होगा, सो वहीं फर्श पर सर पकड़कर बैठ गई। गमो गुस्से से उसका बुरा हाल था। मावा को ना सिर्फ शदीद किस्म की शर्मिंदगी ने बल्कि बेचैनी ने भी घेरा हुआ था। तभी बामुश्किल 30 मिनट ही इंतज़ार कर सकी। फिर एनेक्सी को लॉक लगाकर इनिया की तरफ आ गई। वो अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी माथे पर बैंडेज लगा रही थी। शीशे में मावा का अक्स देखकर उसके हाथ एक पल के लिए ठटके। फिर वो अपना काम करने लगी। शीशे में नज़रें मिलते ही मावा की शर्मसारी में इजाफा हुआ था। आओ मावा, वहाँ दरवाजे में क्यों खड़ी हो? बैंडेज मुकम्मल करके उसने बॉक्स बंद करके दराज में रखा और पलटे हुए मावा से कहा। रो रो कर उसकी आंखें और नाक बेतहाशा सुर्ख हो रही थी, जबकि आवाज़ में बहुत ज़्यादा रोने का बोझलपन साफ महसूस होता था। मैं माफ़ी मांगने आई थी, तुम्हें बहुत चोट आई है, उसने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? तुम्हारी क्या गलती है? उसने पलंग के किनारे पर टिकते हुए कहा। लेकिन इतना सा जुमला बोलने में उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए थे। मेरी ही तो गलती है, ना मैं तुम्हें फोर्स करती ना तुम्हें चोट लगती, मावा ने उसके करीब बैठते हुए कहा था। ये चोट मेरी किस्मत में थी, उसने बेदर्दी से अपनी आंखों को रगड़ दिया। लेकिन मावा, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। देखो कितनी बुरी तरह रिएक्ट किया है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। उन्होंने तो मुझे बुरी लड़की ही समझा होगा। आंखें रगड़ने के बावजूद आंसू और शिद्दत से बहने लगे थे। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे उन्हों की एक खूबसूरत लड़की ने इजहार मोहब्बत क्या कर दिया? जनाब नखरे में आ गए हैं, बताओ। खैर मेरे मामू है तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी दोस्त हो। मेरा तुमसे वादा है, जब तक उनकी शादी ने तुमसे नहीं करवा देती, खुद भी शहरों से शादी नहीं करूँगी, उसने पुरज़म लहजे में कहा था। रहने दो मावा, मैंने सोच लिया है, मैं अब उनसे शादी का ख्याल ही दिल में नहीं लाऊंगी, इनिया ने कहा। इतनी जल्दी हार गई, कल को अपने दिल को क्या मुँह दिखाओगी?
यही जो मेरे पास है वहीं दिखाऊंगी। दिल को समझाना आसान होगा, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा मजरू नहीं होने दूंगी। वो इनकार कर देते, डांट लेते, लेकिन मारते तो नहीं। उसके लहजे में शिकवा ही शिकवा था और टूटे हुए मान की किरचियाँ। मावा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सो खामोशी उस शर्मसारी से सर झुकाए बैठी रही। फिर कुछ ख्याल आने पर सर उठाया और दोनों हाथ की उंगलियों से उसके आंसू पूंछे। अच्छा प्लीज़ तुम रोना बंद करो, देखना तुम्हें फिजान मामा से 100 गुना बेहतर लाइफ पार्टनर मिलेगा। एक्चुअली वो तुम जैसी अच्छी लड़की डिज़र्व ही नहीं करते, लेकिन एक बात है, मैं तुम्हारे डायलॉग से बहुत मुतासिर हुई हूँ। फिजान मामा की जगह कोई और होता तो फ़ौरन तुम्हारे कदमों में आ गिरता। तुम ऐसा करना, वो डायलॉग्स मुझे लिख देना, कभी शहरोज़ के सामने बोलूँगी, मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगा। वो उसे बहला रही थी। इन्हें उसके अंदाज पर भीगी आंखों के साथ हंसती। हाँ शहरोज़ के सामने ज़रूर बोलना, वो खुश होगा, एटलीस्ट तुम्हें मारेगा नहीं। बाज़ार वो मुतमईन हो गई थी, लेकिन ऐसा कहते हुए दिल में ठेस सी उठती थी। मावा भी मुस्कुरा दी थी, लेकिन दिल में फैज़ान से शदीद खफा हो चुकी थी। यह आपने क्या कर दिया फैज़ान मामा? जलाल ने फूलों के खूबसूरत और छोटे से गुलदस्ते को दाएं हाथ से बाएं में मुंतकिल किया, फिर दाएं हाथ की शहादत की उंगली से अपनी शर्ट के कॉलर को थोड़ा ढीला किया। एक गहरी सांस खुद को पुरसुकून करने के लिए खींची। पेशानी से नादीदा पसीना पहुंचा। बालों में उंगलियां चलाकर हेयर स्टाइल दुरुस्त रखने की कोशिश की। यानी कुल मिलाकर वो सख्त घबराहट का शिकार था। जितना खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता, उतनी घबराहट में इजाफा हो रहा था। उस पर मुस्तज़ाद ये कि मावा ने दरवाज़ा खोलते ही शरारती सा जुमला बोल दिया। जलाल का रहा सहा एतमाद भी जाता रहा। सुबह से अब तक वो खुद को बावर करवाता रहा कि उसे मावा के यहाँ नहीं जाना, लेकिन लंच टाइम करीब आते उसके पैर खुद ब खुद उस तरफ चल दिए। अजीब तरह का बोझ था जो एक मासूम लड़की का दिल तोड़ देने के ख्याल से उसके ज़मीर पर धरा हुआ था। उसने सोचा वो मुनासिब लफ्ज़ों में एक बार मावा को समझा देगा कि उसकी ज़िंदगी में मावा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। समीना आंटी की कल मुश्किल भी हल हो जाएगी और उसके ज़मीर पर धरा बोझ भी हट जाएगा। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं था जितना सोचने में महसूस होता है, क्योंकि दिल की भी तो एक आवाज़ होती है, उसके भी कुछ मुतालबात होते हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं। जलाल के कानों में महज ज़मीर की आवाज़ गूंजती थी। उसने दिल को कभी इतनी अहमियत नहीं दी कि उसकी आवाज़ों पर कान धरे, या शायद उसके दिल ने कभी ज़बान खोली ही नहीं। गालबन वो किसी ख़ास वक्त के इंतज़ार में था। लंच पे मावा के मामू फिजान माँ साहब भी मौजूद थे। समीना आंटी की तरह वो भी बहुत अच्छे मिजाज के मालिक थे। जब तक मौजूद रहे, जलाल को कंपनी देते रहे। जलाल के दिमाग में सोचों का ऊधम मचा था। उसने कुछ बातों में जलाल दिलचस्पी ली, कुछ में नहीं। वो दिल ही दिल में इन जुमलों को दोहराता रहा जो मावा का दिल तोड़ने के लिए जलाल को उसके सामने बोलना थे। लेकिन हर बार मावा के खुशी और इम्तसाद से चमकते चेहरे को देखकर उसका इरादा डगमगा जाता। मावा ने उसे एक एक डिश खुद सर्व की थी और उसे इसरार करके हर चीज़ खिला रही थी, लेकिन जलाल इस कदर ज़हनी कशमकश का शिकार था कि बराए नाम खा सका। खाना खाकर फिजान किसी काम के सिलसिले में चले गए। समीना आंटी किचन में मसरूफ़ थी। चाय पीते हुए मावा और जलाल को तन्हा बैठने का मौका मिला। जलाल इस दौरान भी उसे कुछ नहीं बता पाया। उल्टा सारा ही वक्त मावा ही उसकी पसंद नापसंद, दिलचस्पियों वगैरह के बारे में बात करती रही। इस दौरान जलाल ये भी समझ गया, ख्वाह कितने भी इरादे बांध ले, मावा के सामने शादी वाले मामले पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकेगा। अपनी बेबसी का एहसास होते ही वो मायूस हो गया और वापसी के इरादे से उठ खड़ा हुआ। मावा अच्छे मेज़बान की तरह उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आना चाहती थी, लेकिन समीना आंटी ने मना कर दिया और ख़ुद बाहर तक आई। तुमने मावा को बताया? समीना आंटी ने बाहर आकर अपने पीछे दरवाज़ा मजबूती से बंद करते हुए बेकरारी से पूछा। आंटी मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई, जलाल ने बेबसी से कहा। समीना के चेहरे पर मायूसी छा गई। तुमने तो मुझे बहुत मुश्किल में फंसा दिया जलाल। मैं तो खुद मुश्किल में हूँ आंटी, समझ ही नहीं पा रहा मावा को समझाऊँ या शादी को, उसने बेचारगी से कहा। मैंने फिजान से कह दिया हमारे वापसी की टिकट कंफर्म करवा दे। चंद मिनट की बोझल खामोशी के बाद समीना आंटी ने बताया। दिल में आस है कि शायद वहाँ जाकर मावा को समझाना मेरे लिए आसान हो। मुमकिन हो तो मेरी बेटी के सुकून के लिए दुआ करना। उनका टूटा बिखरा लहजा जलाल के दिल में अन्नी की तरह गड़ गया और वो सर झुकाकर वहाँ से बाहर निकल गया। और तुमने अरूज के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया? तुम पागल हो तन्वा। तन्वा से वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में हुई डिस्कशन की पूरी दास्तान सुनने के बाद चंद मिनट अबीर हक्का बक्का होकर उसे देखती रही। फिर उसने सदमे भरे अंदाज में कहा, इसे पागलपन नहीं अक्लमंदी कहते हैं। तन्वा ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने बिल्कुल सही कहा। मुझे क्या ज़रूरत है अरूज जैसी खतरनाक लड़की के मामले में टांग फंसाने की, जो निम्रा को कुछ बताने पर हमें धमका सकती है, बीच सड़क पर इशारे करके मुझे खौफजदा कर सकती है। वो गवाही देने पर मेरा क्या हशर करेगी? ना भाई ना, मैं बाज आई ऐसे मामलात से। तुम्हें भी मुखलसाना मशवरा, अगर टीचर्स तुमसे अरूज के मुतालिक कुछ पूछे तो इनकार कर देना, जैसे मैंने कर दिया कि मैं अरूज के मुतालिक कुछ जानती ही नहीं हूँ। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं ऐसा झूठ बोलूँ? अबीर ने तड़क कर कहा।
मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ मेरे कॉलेज की इज्जत है और मैं नहीं चाहती कि अरूज जैसे लोग इस इज्जत को दागदार करें, इसलिए मैं उसके खिलाफ गवाही ज़रूर दूंगी। गज़ब खुदा का, मासूम लड़कियों को बहकाकर उल्टे सीधे काम करवा रही है, उन्हें बदकारी की तरफ ले जा रही है और मैं चुपचाप बैठी तमाशा देखती रहूं? नहीं, हरगिज़ नहीं। बुराई देखकर खामोश रहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना कि बुरा काम करने वाला। अभी ने इनकलाबी अंदाज में कहा था। अभी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, तन्मा ने फिक्रमंदी से कहा। अरे ऐसी की तैसी, हाथ पैर तोड़कर दरख्त से उल्टा लटका दूंगी उसे अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम कितनी बहादुर हो अभी, काश मैं भी होती, उसने सर झुकाकर हसरत भरे लहजे में कहा था। अरे जाने दो, ये तो बिल्कुल ऐसी ही ख्वाहिश है जैसे गधा सोचने लगे काश उसके सर सींग होते, यानी नामुमकिन। तन्मा ने हाथ में पकड़ी किताब उसे खींच मारी। मैं तुम्हारे तंज समझ रही हूँ। बुज़दिली के बावजूद एक अच्छी बात है, तुम में तंज और मजाक में फ़र्क समझ लेती हो। अभी ने एक और तीर छोड़ा। हम बुज़दिली ठीक है, तन्मा ने गर्दन अकड़ा कर कहा। मर जाना इसी बुज़दिली के साथ, लेकिन ये जो माथे पर बुज़दिली का साइन बोर्ड लगा रखा है इसकी शान न घटने देना, अभी ने जलकर कहा था। तुम्हारा जो भी फैसला हो मैंने सोच लिया, मैं अरूज के खिलाफ गवाही ज़रूर दूंगी। चंद साल पहले, उस वक्त हम स्कूल में थे, फैसलाबाद की शरीना और शुमाइल राज नाम की 2 लड़कियों का अजीबोगरीब केस तो तुम्हें याद ही होगा। मीडिया ने बड़ी कवरेज दी थी इस केस को। मैं नहीं चाहती कि कल को निम्रा और अरूज, शुमाइल राज और शरीना जैसा केस बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि अरूज को कॉलेज से हटा दिया जाए। निम्रा की तो मुझे भी बहुत फिक्र है, लेकिन गवाही मैं फिर भी नहीं दे सकती, तन्मा ने लाचारी से कहा था। लेकिन क्यों, ज़रा इस बात की भी तो वजाहत फरमाइए मोहतरमा। तुम्हें मेरे फैमिली सेटअप का नहीं पता अबीर, इसलिए क्योंकि तुमने कभी मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि अपने फैमिली इश्यूज़ मुझसे डिस्कस करो। ऐसी भी क्या बेअतबारी। तुम प्लीज़ बदगुमान ना हो अबीर, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है जो तुमसे डिस्कस करो। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में बहुत सख्तियाँ, बहुत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं? हरगिज़ नहीं, तन्मा ने फिलफौर कहा। हवेली का सेटअप तो बहुत बेहतरीन है, चाहे लड़के हों या लड़कियां, किसी पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। हाँ, नानो जान ने कुछ लिमिट्स बना रखी है और हवेली का हर फर्द उन लिमिट्स की पाबंदी करता है। मेरी नानो जान बहुत नाइस है, मुझे उन्होंने ही पाला है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। इसीलिए अभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे नानो को तकलीफ़ पहुँचे या वो मुझसे खफा हों। जब मोहब्बत करती हूँ तो खफा क्यों होगी? और तुम कौन सा अरूज के खिलाफ झूठी गवाही दोगी? ये तो तुम और मैं कह रहे हैं कि गवाही देना गलत नहीं है, लेकिन आज टीचर्स कह रही हैं पुलिस के सामने गवाही दो, कल को कोर्ट में ले जाने की बात होगी। मेरी नानो जान को ये बात हरगिज़ अच्छी नहीं लगेगी कि मैं थाने कचहरियों के चक्कर लगाऊं, ख्वाब मकसद पीछे कुछ भी हो। तुमने मुझे बहुत मायूस किया तन्मा, तुम्हें देखकर तो मुझे उस कबूतर का ख्याल आ रहा है जो खतरा भांपकर आंखें बंद कर लेता है और अपनी परों की ताकत को भी भुला बैठता है। निकल आओ अपनी इस बुज़दिली से, मुझे डर है अरूज को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, तुम्हारी बुज़दिली तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। मोहब्बतों का एहतराम करना अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बतों को अपनी कमज़ोरी बना लेना बहुत बुरी बात है। अभी ने अपना फोल्डर बाजू में दबोचा, बैग कंधे पर डाला और सख्त लहजे में उसका मिजाज दुरुस्त करती क्लासरूम की तरफ चल दी। तन्मा चलने में मुंह बसोड़ कर बैठी रही, फिर बददिली से अपनी चीज़ें समेटी और अबीर के पीछे चल दी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी सोच की वाज़ेह परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसको जल्दी जल्दी इस नावल को कंप्लीट कर दूँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ आज, बहुत सारे दिनों के बाद। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब मैंने 2 पहले भी ऑलरेडी 2-3 एपिसोड और रिकॉर्ड कर दी थी, मतलब आई थिंक सो मैंने 2 रिकॉर्ड किए हैं। ये 25वीं एपिसोड है, तो ये तीसरी हुई, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप लोगों को नावल देना चाह रही हूँ मैं, और इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ। रद्द नावल, वैसे मुझे तो वो रद्द ही लगा था, लेकिन मुझे किसी ने मैसेज करके बोला है वो रद्द नहीं है, राद है। तो आप लोग मुझे बताइए उसका नाम क्या है, ताकि मैं सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकूँ। तो मतलब उन्होंने रात बोला है, पता नहीं रात, वैसे तो अगर उसके डबल ए है तो रात ही बनेगा, लेकिन पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। रात कोई वर्ड नहीं सुना मैंने आज तक, इसलिए मैं उसको रात बोलती हूँ, पर वो भी कोई वर्ड नहीं है। क्या है यार, कितनी कंफ्यूजन है उर्दू में। चलो फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, बाय बाय।